जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले हमने अंकित सर की आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो बुक बुक है, इसके हमने दोस्तों फिजिक्स के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व किए। यानी दोस्तों उनका हल आपको बताया है और एक एक क्वेश्चन का हमने डिस्कशन भी किया है। अब दोस्तों इससे हम आगे यानी कि हमने 1 से 20 तक दोस्तों क्वेश्चनों को देखा था। अब इससे आगे दोस्तों हम क्वेश्चन लगाते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं। हमारा जो दोस्तों यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21वां नंबर का, 21वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह जो क्वेश्चन है आपका आप देख सकते हो। यह है आपका दोस्तों आरपीएफ एसआई यानी कि 2019 में दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, एक समान गति कहा जाता है, कि अनुप्रस्थ गति कहा जाता है, या विस्थापन गति कहा जाता है, या सरल रेखी गति कहा जाता है। दोस्तों सीधी रेखा के सापेक्ष आप समझ सकते हो कि सीधी रेखा की दिशा यानी कि ये हमारी कोई सीधी रेखा है और सीधी रेखा की दिशा में अगर कोई चीज़ गति करती है, इस गति को हम क्या कहते हैं। इस गति को दोस्तों हम क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी सरल रेखी गति होती है। सरल रेखी गति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यह आपकी सीधी रेखा की दिशा में एक गति होती है। इसी गति को हम दोस्तों सरल रेखी गति कहते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों, जो विकल्प सही है, इसका डी राइट आंसर है। इसकी व्याख्या के बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या यानी कि डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है, किसी वस्तु की एक सरल रेखा के सापेक्ष गति को सरल रेखी गति या रेखी गति कहते हैं। यानी दोस्तों आप कह सकते हो कि रेखा की यानी जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा की दिशा में अगर कोई भी दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट अगर गति करता है तो वह आपका सरल रेखी गति कहलाता है। जैसे दोस्तों सरल रेखी गति के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। जो हम दोस्तों बंदूक चलाते हैं, बंदूक से जो गोली निकलती है वो भी एक तरीके की दोस्तों सीधी दिशा में जाती है। यानी कि इसकी गति भी दोस्तों सीधी रेखा की दिशा में गति रहती है, इसलिए ये आपका सरल रेखी गति का बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक है दोस्तों आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिफ्ट की गति। यह भी दोस्तों एक तरीके की सीधी गति है, सरल रेखा गति है दोस्तों, सीधी गति करती है, यानी सीधी रेखा की दिशा में गति करती है। तो लिफ्ट भी एक तरीके की आपकी दोस्तों गति है, यानी सरल रेखी गति है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। ताप के स्थानांतरण को दोस्तों किस उपकरण से मापा जाता है। यह आपका कैलोरीमीटर से आपका ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है। यानी दोस्तों जो हमें तापमान में, टेम्परेचर में जो आपके चेंजेस परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसको हम कैलोरीमीटर से मापते हैं। इसकी व्याख्या के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या के बारे में बात करें, कैलोरीमीटर एक प्रकार का आपका वैज्ञानिक उपकरण है और जो ऊष्मामिति में सहायक होता है। यानी कि आपका दोस्तों ऊष्मा में यह सहायक रहता है और इसका जो उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा ऊष्मा को मापने तथा भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने और तथा ऊष्मा धारिता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपके जो भी दोस्तों फिजिकल चेंजेस हो गए उसमें ऊष्मा को मापने के लिए और ऊष्मा की धारिता को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर का। इस 23 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, समय अवधि का सूत्र क्या होता है। समय अवधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है आवृत्ति अपॉन 2। आप नेक्स्ट है दोस्तों 2 अपॉन यानी 2 बट्टे आवृत्ति यानी आवृत्ति बट्टे 4 या 1 बट्टे आवृत्ति। मैंने दोस्तों आपको एक डेफिनेशन बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों। मैंने आपको आवृत्ति की एक डेफिनेशन बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड में तरंग के द्वारा 1 सेकंड में दोस्तों तरंग के द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या को हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में दोस्तों तरंग के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होते हैं, जो कंपन दोस्तों उत्पन्न होते हैं, इन कंपनों की यानी दोस्तों इस तरंग के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होते हैं, इन कंपनों की संख्या को हम तरंग की आवृत्ति कहते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी मैंने क्या बताई थी दोस्तों आपको, 1/T
1/T बताई थी दोस्तों, यानी कि 1 सेकंड में तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और AC को दोस्तों पूछा है कि टाइम बराबर क्या होता है, तो 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि 1/आवृत्ति हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या के बारे में अगर बात करें दोस्तों, इसका विकल्प डी सही है। व्याख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तरंग की आवृत्ति, और आवृत्ति दोस्तों आपकी एफ हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तरंग की आवृत्ति और तथा आवर्तकाल दोनों अलग अलग राशि हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यह दोस्तों आवर्तकाल को टी मानते हैं तथा आवृत्ति को एफ द्वारा निरूपित करते हैं। तो इनके बीच के संबंध का जो फॉर्मूला बन जाता है वो आपका टी बराबर 1/एफ बन जाता है। या आप दोस्तों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है एफ बराबर 1/टी, और आपका आपका दोस्तों समय का जो फॉर्मूला होता है वो टी बराबर 1/एफ होता है। आपको देख लेना ये राइट आंसर, ये दोस्तों इसके फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का। 24 नंबर के अगर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आपकी स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, कि सौर ऊर्जा कहा जाता है, कि आपकी गतिज ऊर्जा कहा जाता है, कि आपका भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो प्राप्त ऊर्जा होती है हम उसको क्या कहते हैं। जैसे ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है, आप सभी को जानते हो दोस्तों, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी कई लेयरों से बनी है। ऊपर वाली लेयर जो होती है दोस्तों इसको हम क्रस्ट भूपर्पल्टी कहते हैं। बीच वाली परत जो होती है दोस्तों इसको हम मेंटल कहते हैं। और तीसरी अंदर वाली जो दोस्तों आपकी परत होती है उसको कोर यानी कि क्रोड के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के दोस्तों जैसे हम अंदर जब जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जितना हम अंदर जाएंगे दोस्तों आपको टेम्परेचर में वृद्धि देखने को हमें मिलती है। और इसी तरीके से दोस्तों जो अंदर हमको मेंटल मेंटल में जब हम जाते हैं तो मेंटल में दोस्तों यानी कि ये मान के चलो ये मेंटल वाली परत है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो पर्वत होते हैं, जो चट्टाने होती हैं, यहाँ पर हमको यानी कि पिघली हुई देखने को मिलती हैं। यहाँ चट्टाने जो होती हैं दोस्तों अधिक टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर पिघली हुई दिखाई देती हैं। और यह दोस्तों आपका जो चट्टानें पिघली हुई होती हैं इसको हम मैग्मा कहते हैं, और कभी कभार क्या होता है दोस्तों, जब कुछ प्लेटें जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं उनके इधर उधर खिसकने की वजह से ये दोस्तों ये चट्टानें जो होती हैं यानी कि इसका जो मैग्मा होता है ये थोड़ा बाहर चला आता है, यानी कि थोड़ा बाहर चला आता है। तो दोस्तों यानी कि ये आपका जो ऊपर का जो यानी यहाँ का जो पार्ट हो जाएगा, यहाँ की सतह जो हो जाएगी, तो यह आपकी इसके ऊपर की सतह होगी वो बहुत तप्त स्थल कहलाता है, यानी कि बहुत गर्म स्थल होता है, इसलिए हम इसको तप्त स्थल कहते हैं। और इसके ऊपर जो दोस्तों इसके ऊपर समुद्र का पानी यानी कि इसके ऊपर पानी भरा होता है। और यानी कि ये जो पानी होता है दोस्तों ये आपका भूमिगत स्थल वाला जल होता है। ये भूमिगत स्थल, ये आपका भूमिगत जल होता है दोस्तों। यानी कि जब दोस्तों आपका भूमिगत जल और आपके दोस्तों जब तप्त स्थल में ये दोनों दोस्तों ये तप्त स्थल और आप दोस्तों कह सकते हो जैसे कि जैसे दोस्तों ये हमारा भूमिगत जल है, और भूमिगत जल और आपका ये तप्त स्थल है, जब ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं दोस्तों, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं तो ये आपका भूमिगत जल ये दोस्तों गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो पानी होता है वो दोस्तों भाप की वजह से भाप बनकर ये उड़ने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कोई जल है दोस्तों, जब उसको गर्म किया जाता है तो कहीं ना कहीं भाप के रूप में दोस्तों ये ऊपर उड़ने लगता है। तो यहाँ आप कह सकते हो बाष्पीकरण होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अधिक भाप उड़ने लगती है, भाप बनने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाप बनने लगती है, और यानी कि इसी को दोस्तों हम ये जो आप दोस्तों यहाँ पे जो भाप ये बनने लगती है, फिर इस भाप को दोस्तों क्या किया जाता है कि कुछ दोस्तों यहाँ पर इस भाप को इकट्ठा करने के लिए एक दोस्तों परख नली टाइप की एक आप कह सकते हो, यहाँ पर एक पाइप लगा दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों भाप को यहाँ से निकालने के लिए एक पाइप लगा दिया जाता है। और इस भाप के पास में दोस्तों इस भाप से दोस्तों हम फिर एक इसके पास में एक टरबाइन लगा देते हैं, और टरबाइन के आगे दोस्तों एक जनरेटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों इसी विद्युत ऊर्जा में ये आपकी भाप कन्वर्ट हो जाती है, और इसी ऊर्जा को दोस्तों जब ये आपकी विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित किया जाता है, ये भाप आपका, इसी को ही हम दोस्तों भूतापी ऊर्जा कहते हैं। तो यही है दोस्तों आपकी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपकी भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है।
ऑप्शन में दोस्तों जो दिए गए हैं आपके, आपका ऑप्शन डी है, वही है दोस्तों जो व्याख्या मैंने आपको बताई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद ऊष्मा या तापीय ऊर्जा है, और वह दोस्तों जब वो भाप के रूप में बाहर निकलती है तो उससे हम बिजली को उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न की जाती है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो ताप के लिए दोस्तों इसको ऊर्जा नवी नवी नवीकरणीय स्रोत के रूप में दोस्तों यह कार्य करती है, यानी कि नवीकरण स्रोत के रूप में इसको दोस्तों देखा जाता है। इसी को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आप दोस्तों ईजीबीएम में आप छोटा ऐसे समझ सकते हो कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आप तो ईजीबीएम में अगर जानना चाहते हो तो इसको कह सकते हो पृथ्वी के अंदर जो तापमान है, पृथ्वी के अंदर जो तापमान है उससे उससे जो ऊर्जा निकलती है, उससे जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम दोस्तों भूतापी ऊर्जा कहते हैं। यानी ये वाली दोस्तों आप कह सकते हो भूतापी ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन। इस आप 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? डॉट डॉट दोस्तों क्या कहा जाता है, यानी कि जब हमको वेग परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? ये ऑप्शन आपके दे रखे हैं, कोणीय विस्थापन, त्वरण, कोणीय गति और आपका विस्थापन। दोस्तों डेफिनेशन होती है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। एक डेफिनेशन है, तो दोस्तों आपको यह याद रखनी है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसका जो हमारा राइट आंसर है बी है, और इसकी व्याख्या है दोस्तों किसी वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों आपका त्वरण का, वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम 26वां देखते हैं। 26वां जो क्वेश्चन है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? डॉट डॉट दोस्तों क्या कहा जाता है? समय सीमा या आयाम या आवृत्ति या तरंग तरंग दैर्ध्य। अगर दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि एक सेकंड में जो दोस्तों तरंग के द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या को हम दोस्तों आवृत्ति कहते हैं। तो वो दोस्तों आपकी आवृत्ति हो जाएगी। उसी तरीके से दोलनों की एक सेकंड में जो दोलनों की जो संख्या होती है उसमें दोस्तों उसको हम आवृत्ति कहते हैं। दोलन की जो गति होती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोलन की गति किसी वस्तु का बार बार इधर, आपका दोस्तों मान के चलो ये पेंडुलम है, ये दोलन है आपका, यानी कि जो दोलन की जो गति होती है किसी वस्तु का, यानी कि ये आपका इधर भी जाएगा इधर भी आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा। तो यही दोस्तों एक सेकंड में जो दोलनों की संख्या होती है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो वही दे रखा है दोस्तों, आपकी किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना आपका कंपन कहलाता है। इसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। यही जो दोस्तों जो इधर उधर आपका पेंडुलम जा रहा है, यही आपकी गति जो है वो दोलन गति है। अगर हम दोस्तों आवृत्ति की बात करें तो एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को हम दोलन की आवृत्ति कहते हैं। यानी दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? दोलन की आवृत्ति कहते हैं। दोलन की आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जाने दोस्तों। 27वां जो क्वेश्चन है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी असमांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? आपके दोस्तों ऑप्शन है प्रभावी परावर्तन या विसरित परावर्तन या संचरित परावर्तन या नियमित परावर्तन। अब दोस्तों आपके में इसका राइट आंसर जो है आपका विसरित परावर्तन हो जाता है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों विसरित परावर्तन हो जाता है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समझने हैं दोस्तों। जो परावर्तन होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक विसरित परावर्तन, एक नियमित परावर्तन। अगर हम दोस्तों विसरित परावर्तन के बारे में बात करते हैं, विसरित परावर्तन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है दोस्तों जो यानी कि ये मान के चलो ये दोस्तों आपका खुरदरा आपका कोई ये दोस्तों यानी पृष्ठ है, यानी कि दोस्तों खुरदरा आपका ये कोई पृष्ठ है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रकाश की जो आपतित किरण आती है, यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है वो तो आपकी दोस्तों समांतर आएंगी। ऐसे यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो दोस्तों आपकी समांतर आपतित, यानी कि आपकी जो प्रकाश की समांतर आपतित किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर जब पड़ती हैं, और यहाँ से दोस्तों ये जब आपकी प्रकाश की किरणें जब ये खुरदुरे पृष्ठ पर आती हैं, समांतर आती हैं, लेकिन दोस्तों जब ये जाती हैं यानी कि जब परावर्तित होती हैं तो किधर भी हो जाती हैं, यानी कि इनका दोस्तों अनियमित या आप कह सकते हो ये आपकी किरणें विसरित हो जाती हैं। ये चाहे आपकी दोस्तों इधर विसरित हो जाएं
से आपकी दोस्तों इधर की तरफ विसरित हो जाएं। लेकिन दोस्तों ये जब आप कह सकते हो दोस्तों, जब ये प्रकाश की किरणें जब ये आती हैं किसी भी खुरदुरे पृष्ठ पर, तो ये दोस्तों समांतर आती हैं। लेकिन जब यहाँ पर दोस्तों पहुंच जाती हैं, जब ये परावर्तित होती हैं, जो ये किधर भी यानी कि किधर भी यानी असमांतर आप कह सकते हो, असमांतर तरीके से ये विस्तृत हो जाती हैं। इसी को हम दोस्तों विस्तृत विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अगर डेफिनेशन में दोस्तों दोबारा से आप देख सकते हो कि प्रकाश की समांतर आपतित किरणें अ, आपतित किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ से परावर्तित के पश्चात यह अनियमित या विसरित हो जाती हैं। यानी कि ये दोस्तों विसरित होने का मतलब ये फैल जाती हैं, ये फैल जाती हैं, उसी को हम दोस्तों आपका विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आपकी किरण आई, फिर एक ये समांतर आ रही दोस्तों, ये आपका खुरदुरा कोई पृष्ठ है, इधर भी आई इधर भी आई, लेकिन दोस्तों ये जा किधर भी जा चली, ये परावर्तित किधर भी हो सकती है। यानी आप ये आप कह सकते हो कि अब असमांतर तरीके से ये दोस्तों अपरिवर्तित होती हैं, यानी कि विसरित होती हैं। लेकिन दोस्तों जो नियमित होती है, इसमें एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जब अविलंब डाला जाता है तो आई यानी कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो दोस्तों आपके बराबर होते हैं। अगर दोस्तों नियमित परावर्तन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर आपके समतल पृष्ठ पर समांतर किरणें आती हैं। यानी कि जब दोस्तों यहाँ पर कोई जो आने वाली किरणें होती हैं वो आपकी समांतर होती हैं। आने वाली जो किरणें होती हैं वो दोस्तों आपकी समांतर होती हैं, जिन्हें हम आपतित किरण कहते हैं। नियमित परावर्तन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। जब जो आने वाली किरणें होती हैं वो आपकी समांतर होती हैं, जिन्हें हम आप समांतर आपतित किरण कहते हैं। और जब ये दोस्तों यहाँ से जब जाती हैं, ये जो जाने वाली किरणें होती हैं उनको हम दोस्तों समांतर परावर्तन किरण कहते हैं। ये जब जाती हैं तब भी दोस्तों ये समांतर ही जाती हैं। अगर हम इसके बीच में दोस्तों कोई अविलंब भी डाल दें तो इसके बीच में जो आपतन कोण होता है वो भी इसके इनमें बराबर होता है। यही पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो आने वाली आपतित किरणें हैं वो भी दोस्तों समांतर आती हैं, और जो जाने वाली किरणें जो परावर्तित किरणें हैं वो दोस्तों समांतर जाती हैं। लेकिन इसमें विसरित में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसमें आने वाली जो किरणें हैं वो आपतित किरणें समांतर आएंगी, लेकिन दोस्तों जो जाने वाली किरणें हैं वो आपकी समांतर तरीके से नहीं जाती हैं, वो दोस्तों कहीं भी विसरित हो जाती हैं। इस तरीके से मैंने इधर उधर बता दिया आपको दोस्तों, इधर ये इस तरीके से विसरित हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको दोनों समझ में आए होंगे। तो यही दे रखा है दोस्तों इसमें, जब प्रकाश की किरणें ऐसे तल से टकराती हैं जो असमतल या खुरदरा होता है, यानी कि असमतल या इसे खुरदरा इस तरीके से कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों का एक बड़ा भाग तल से टकराकर फैल जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रकाश आया तो यहाँ पर भी फैल गया, और इधर से आया इधर भी फैल गया, तो ये टकराकर फैल जाता है। इसी को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों पुस्तकों को पढ़ने, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है पुस्तकों को जो हम पढ़ते हैं वो भी आपका विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल है। सिनेमा हॉल में जो सिनेमा देखते हैं दोस्तों, यह भी आपका विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल है। इसके प्रयोग देखे जा सकते हैं दोस्तों, विसरित के ये प्रयोग देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28वां है हमारा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा डॉट डॉट होती है, यानी कि दोस्तों मनुष्य कितनी कितनी यानी कि ध्वनि को सुन सकता है। मनुष्य जो होता है दोस्तों कितनी ध्वनि की तरंगों को सुन सकता है, वो आपका ऑप्शन दे रखे हैं। 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक, और 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, और 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज तक, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये दोस्तों आपका 2019 में शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मैंने आपको दोस्तों हर्ट्ज के बारे में भी बताया था, यह आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अब दोस्तों तरंगे के बारे में देख लेते हैं, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये श्रव्य जो तरंगे होती हैं दोस्तों, इनकी सीमा होती है 20,000 से 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इनकी सीमा होती है। यानी कि श्रव्य तरंगों की जो सीमा होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और इन तरंगों को दोस्तों मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है आसानी से। और जैसे दोस्तों जो गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं उनको हम आसानी से सुन सकते हैं। इनमें जो दोस्तों इनमें जो तरंगों की जो ध्वनि जो आवाज़ होती है वो आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब श्रव्य तरंगों के बारे में बात करते हैं, तो ये तरंगों की आवृत्ति दोस्तों 20 हर्ट्ज से नीचे ही होती है। इन्हें सिर्फ मच्छर और कुत्ता और बिल्ली और चमगादड़ ही सुन सकते हैं, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। और पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं दोस्तों, इनकी 20,000 हर्ट्ज से इनकी जो आवृत्ति होती है, इनकी तरंगों की जो आवृत्ति होती है
वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इनका प्रयोग सिर्फ सोनार और फोटोग्राफी में होता है। सोनार फोटोग्राफी में इनका दोस्तों, सोनार में और आपका फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है। ऑप्शन में आप देख सकते हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनको मनुष्य सुन सकता है। इनकी तरंगों की दोस्तों आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 29वां जो क्वेश्चन है, बिलियनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। दोस्तों अगर हमारे पास कोई बिलियन है और उस उन बिलियनों से दोस्तों शुद्ध ठोसों को, बिलियनों से दोस्तों कोई बिलियन है, उन बिलियन से हम शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के, उनको क्रिस्टल किस तरीके से निकालते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलीकरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो समुद्र का, जैसे हम समुद्र में दोस्तों, समुद्र से जो नमक प्राप्त करते हैं, समुद्र का जल होता है, इस जल को इकट्ठा कर लेते हैं किसी गड्ढे में या किसी कोई क्यारियां बनाकर हम इस जल को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इस जल को दोस्तों बाष्पीकरण कर देते हैं और फिर दोस्तों हमको ये नमक प्राप्त होता है। यहाँ पर नमक प्राप्त होता है, लेकिन यह नमक आपका शुद्ध नहीं होता है, यह अशुद्ध नमक होता है दोस्तों। फिर इनके जो क्रिस्टल के आकार होते हैं दोस्तों, वो उनको हम देख नहीं पाते हैं। ये अशुद्ध नमक है, इसलिए हम इनके क्रिस्टल के आकारों को देख नहीं पाते हैं। और यही दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम जब हम दोस्तों ये हमारे हमारे पास एक बिलियन बन जाता है। जब हम दोस्तों ये आपके जो किसी पदार्थ, ये जो है आपका जो पदार्थ है दोस्तों, आप इस पदार्थ के जो शुद्ध क्रिस्टल हैं हम उनके बिलियनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो बिलियन जो बच जाता है दोस्तों, इन बिलियन से ही हम उसके जो दोस्तों शुद्ध ठोस जो क्रिस्टल हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं और यानी कि उनको अलग कर सकते हैं। आप इसी की परिभाषा आप देख सकते हैं दोस्तों कि किसी पदार्थ के जो शुद्ध क्रिस्टल होते हैं हम उनके बिलियनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास बिलियन है दोस्तों, इनके बिलियन से ही हम पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टलों को प्राप्त करते हैं। ऐसी क्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को पूरे को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यही दोस्तों आपके ऑप्शन व्याख्या में दे रखा है कि किसी बिलियन या कोई बिलियन है दोस्तों या कोई गलित धातु है, गलित धातु में से प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से, प्राकृतिक रूप से या दोस्तों कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टल कहते हैं। इसी को दोस्तों क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जो दोस्तों हम ये यहाँ से जो हमारे पास नमक का जो दोस्तों घोल बिलियन बचा बचा था, वो यहाँ से हम दोस्तों फिर आपके यहाँ से हम ठोस जो हमारे पास पदार्थ के शुद्ध जो होते हैं क्रिस्टल, फिर हम इस बिलियन से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम, जब हमको ये बिलियन दोस्तों जिस क्रिया से प्राप्त होते हैं, जिस क्रिया से इस जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं दोस्तों, उसको हम क्रिस्टलीकरण प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा पास्कल के नियम पर आधारित है। पहला ऑप्शन है बैटरी, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक लिफ्ट और तीसरा है मोटर और चौथा डी है उत्तोलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल के नियम पर जो आधारित है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका दोस्तों आधारित है। अब दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें कि आपका पास्कल का नियम क्या होता है, पास्कल के नियम के बारे में बात करें तो पास्कल का नियम दोस्तों आपको नॉर्मल आपको ये याद रखना है। जैसे हमारे पास कोई अगर जैसे ये हमारे पास कोई दोस्तों आपका कोई कोई आपका बर्तन है और इसमें अगर हम कोई द्रव्य भर देते हैं और अगर हम दोस्तों इसमें द्रव्य भरें और यह द्रव्य आपका रुका हुआ हो, ये द्रव्य जो हो आपका रुका हुआ हो, अगर हम इस पर दोस्तों कोई भी बल लगाते हैं, अगर कोई भी इस पर दाब लगाते हैं, तो ये जो दाब है दोस्तों ये द्रव की सभी दिशाओं पर लगता है। इन सभी दिशाओं पर दोस्तों ये आपका दाब लगेगा और यानी कि सभी दिशाओं पर दोस्तों एक रूप से ये दाब लगता है, यानी कि ये आपका जो दाब है वो दोस्तों एक तरीके से संचित हो जाता है और इससे ही हम दोस्तों पास्कल का नियम कहते हैं। आप कह सकते हो दोस्तों ये हमारा जल है, कोई स्थिर जल है दोस्तों, आप कोई स्थिर ये हमारे पास बर्तन है और इस बर्तन में कोई द्रव्य और वो भी आपका ये रुका हुआ है। अगर हम इस पर दोस्तों दाब दाब लगाएंगे तो ये जो दाब लगेगा ये इसके पूरे पूरे चारों तरफ दिशाओं में दोस्तों लगता है। ये दोस्तों ये जो दाब है ये द्रव के सभी दिशाओं में दोस्तों एक रूप से लगता है, यानी कि सभी दिशाओं में दोस्तों ये संचरित हो जाता है और इसी को हम पास्कल का नियम कहते हैं। जैसे दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास जैसे कि ये आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट मान लीजिए, ये आपके पास दोस्तों इसका मतलब है यहाँ पर हमारे नीचे दोस्तों आपके पास ये इधर पिस्टन लगी है और यहाँ पर दोस्तों आपका
यहाँ पर द्रव भरा हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम एफ बल लगाते हैं, यहाँ पर एफ बल लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा उतना ही बल लगेगा। यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों, आप कह सकते हो कम क्षेत्रफल, ये हमारा कम क्षेत्रफल है। कम क्षेत्रफल पर अगर हम बल लगाते हैं, और अगर हमारा जो ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जो जगह है, ये ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जगह है, इस पर भी दोस्तों हमारा उतना ही अधिक बल लगता है। जितना दोस्तों हम यहाँ पर बल लगाएंगे, उतना ही बल दोस्तों हमारा इस यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जगह पर दोस्तों यहाँ पर भी अधिक बल लगता है। आप कह सकते हो दोस्तों कम क्षेत्रफल पर बल लगाकर हम ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जगह पर भी अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। हम दोस्तों ये कम क्षेत्रफल वाली जगह पर बल लगाकर हम ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जगह पर भी ज़्यादा बल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। वही पॉइंट दे रखा है दोस्तों, पास्कल का नियम क्या है, किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी भाग पर अगर बल लगाया जाता है तो किसी भाग पर लगाया गया हुआ भारी बल बिना क्षय हुए या संपूर्ण द्रव पर सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। यानी दोस्तों आपको कह सकते हो कि हमारे पास ये कोई रुका हुआ द्रव है, अगर हम इसके किसी एक पॉइंट पर दोस्तों दाब लगाते हैं तो ये सभी दिशाओं में संचरित होता है, यानी सभी दिशाओं में समान रूप से ये आपका दाब लगता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों द्रव के किसी एक बिंदु पर अगर आरोपित बल है तो वह अन्य सभी बिंदुओं के समान रूप से संचारित होता है। यानी किसी किसी एक बिंदु पर अगर कोई बल लग रहा है तो वो सभी बिंदुओं पर उतना ही दोस्तों समान रूप से बल संचारित होता है, यानी कि लगता है। अगर दोस्तों हम कम क्षेत्रफल वाले भाग पर अगर अधिक दाब यानी कि प्रेशर आरोपित किया जा सकता है, तो इसी के द्वारा दोस्तों हम द्रव चालित लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। इसी नियम में ही दोस्तों हम द्रव चालित लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम भारी वस्तुओं जैसे ट्रक, मोटर गाड़ी, कार आदि को ऊपर उठा सकते हैं। वही दोस्तों है कि कम क्षेत्रफल, यानी ये हमारा कम क्षेत्रफल है और ये ज़्यादा क्षेत्रफल है। अगर हम दोस्तों कम क्षेत्रफल पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो हम दोस्तों जो अगर हम कम क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं तो हम दोस्तों ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जगह पर भी हम अधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। यही आपका पास्कल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, 31वां क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है इंफ्रासाउंड, और दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और चौथा दोस्तों डी अल्ट्रावायलेट रे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, बी। और अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो गुर्दे में छोटी जो पथरियां होती हैं इनको बारीक कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 32वां। अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो आपकी पानी की जो बूंदें हैं, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है। इसकी दोस्तों ऑप्शन है आपकी आर्द्रता कहा जाता है, या पाला कहा जाता है, या वृष्टि, या कोहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृष्टि, यानी कि जिसको हम वृष्टि कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यही हमारे सूर्य देवता हैं, और ये दोस्तों हमारा कोई तालाब है या समुद्र है, कुछ नदी समझ लो। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें जाती हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पानी हमारा गर्म होकर यानी कि वाष्प बनकर ऊपर दोस्तों बाष्पीकरण हो जाता है, यानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यहाँ पर जल का दोस्तों वेपराइजेशन होता है, यानी कि भाप बनकर जल का ऊपर उड़ जाता है। और यह दोस्तों जो जल, अब मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में दोस्तों जब आपको दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है, जब हम वायुमंडल में जाते हैं तो हमको दोस्तों 1 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों आपका घट जाता है। तो जैसे ये दोस्तों आपका ऊपर जब ये जल जाता है तो ठंडा थोड़ा होकर, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका ये जो भाप है यानी जो गैस है, वो आपका दोस्तों यहाँ पर एक क्रिया हो जाती है, संघनन की क्रिया, जिसके माध्यम से ये आपका दोस्तों जो भाप है वो आपका द्रव में बदल जाता है। अब ये दोस्तों जो द्रव अब किस रूप में पृथ्वी पर गिरेगा, या पानी की बूंदों के रूप में गिरेगा, या दोस्तों कोहरे के रूप में गिरेगा, किस रूप में गिरेगा, उसी को हम दोस्तों वृष्टि कहते हैं। यही पॉइंट दे रखा है दोस्तों, जल की बूंदें या हिमखंडों के नीचे गिरने की प्रक्रिया को हम वृष्टि कहते हैं। जब यह जल की बूंदों के रूप में होती है तो इसे जल वृष्टि कहा जाता है। अब चाहे ये दोस्तों अगर जल के रूप में तो इसको जल वृष्टि कहेंगे, अगर ये दोस्तों हिमखंडों के रूप में तो इसको हम हिम वृष्टि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, किरचॉफ का चालकता का नियम, किरचॉफ का कन्वर्टर का नियम, किरचॉफ का सर्किट का नियम, या किरचॉफ का
धारा का नियम। ये दोस्तों आपका 2019 में शिफ्ट पहली में ये आरपीएफ एसआई में ये पूछा गया है। अगर हम दोस्तों किरचॉफ के बारे में बात करते हैं तो किरचॉफ ने एक्चुअली में दो नियम दिए थे। दो नियम दोस्तों किरचॉफ ने दिए थे। पहले नियम को हम धारा का नियम कहते हैं और दूसरे को नियम को दोस्तों हम कहते हैं विभव का दोस्तों नियम। इस धारा का नियम क्या था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी संधि पर अगर कोई विद्युत धारा आती है, यानी कि दोस्तों आपकी किसी भी संधि पर मिलने वाली जो भी समस्त विद्युत धाराएं होती हैं, उनके जो बीजगणितीय योग होते हैं वो आपके दोस्तों शून्य होते हैं। इनके जो बीजगणितीय योग होते हैं, इनके बीजगणितीय योग आपके दोस्तों शून्य होते हैं। इनके जो बीजगणितीय योग होते हैं वो दोस्तों शून्य होते हैं। आप कह सकते हो इनको सिग्मा से इन्होंने दिखाया था। आई आपका एम धारा हो गई दोस्तों, ये आपके बीजगणितीय योग शून्य होते हैं। और इसमें ये भी बताया दोस्तों, जो आपकी संधि की तरफ जो धाराएं आती हैं वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होती हैं और संधि के जो विपरीत में जाती हैं वो आपकी नेगेटिव में होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके विभव की परिभाषा इन्होंने बताई थी कि किसी भी बंद लूप में वो समस्त विभवों का एक बीजगणितीय योग आपका जो होता है दोस्तों, वो आपका उसको हम दोस्तों आपके यानी किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। दूसरा जो नियम दोस्तों आपका विभव का नियम कहलाता है। यानी कि आप पहले नियम को कह सकते हो किरचॉफ का धारा का नियम, दूसरे नियम को कह सकते हो किरचॉफ का विभव का नियम। तो इसमें भी दोस्तों विभवों के बीजगणितीय योगों का मान 0 होता है। यहाँ पर आपके धाराओं के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। ये किरचॉफ के धारा का नियम का दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी थी, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड, जिसे हम केसीएल कहते हैं। इसका करंट आप इस कह सकते हो किरचॉफ करंट लॉ लॉ कह सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वां नंबर का। 34वें नंबर के बारे में बात करेंगे। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर का इसको हम दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी बात करते हैं। इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन में ही दोस्तों सब कुछ पता चल जाएगा। डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसकी जो है दोस्तों, आप डेफिनेशन कह सकते हो कि जो कुंडली होती है, दोस्तों, और कुंडली और जो चुंबक होती है, कुंडली और चुंबक के बीच में जब दोस्तों गति कराई जाती है, चुंबक और कुंडली के बीच में जब गति कराते हैं तो इस कुंडली में दोस्तों आपकी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को ही हम दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो हमारी कुंडली होती है, इस तरीके की दोस्तों ये हमारी कुंडली होती है और इसके पास में ये मान के चलो चुंबक चुंबक आपकी चुंबक की धारा है, यानी कि चुंबक का क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा नॉर्थन है, ये साउथर्न है। अगर हम दोस्तों मान के चलो ये हमारा नीचे, इसको हम अगर ये दोस्तों गैल्वेनोमीटर होता है आपका। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये दोस्तों एक जो सर्किट में विद्युत धारा उपस्थित होती है उसकी दिशा को जानता है, उसकी दिशा को बताता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है दोस्तों वो है आपकी विद्युत धारा की दिशा को बताता है दोस्तों। अगर हमें इसको कुंडली को अगर हमें इसमें जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर में, अगर हम इसको दोस्तों यहाँ से गति कराते हैं, अगर हम दोस्तों इस चुंबकीय क्षेत्र यानी जो चुंबक है ये दोस्तों हमारी, जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये दोस्तों इसका साउथ भाग है, अगर इसमें दोस्तों इसको यहाँ गति यानी इसके पास से गुजारा जाए तो इसमें दोस्तों एक तरीके की आपकी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। वो हमको दोस्तों यहाँ पर पता चल जाता है इस गैल्वेनोमीटर में। यही प्रक्रिया दोस्तों हमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यही सब कुछ है दोस्तों, आपने ये पॉइंट समझ लिया है तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसकी अगर व्याख्या के बारे में बात करें दोस्तों, किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच में विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसके जो ये दोस्तों सिरे हैं यहाँ पर आपका विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है और जिसकी वजह से दोस्तों विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 35वें नंबर का। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आप दोस्तों थोड़ा इस अगर आपको दोस्तों धीमे लग रहा हो तो आप इसकी कुछ एक्स में दोस्तों आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको दोस्तों लग रहा है तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप इसकी दोस्तों स्पीड को कम भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मुझको आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट है इसके सॉल्यूशन के साथ, तो 20 क्वेश्चन आपको डेली में कराऊंगा दोस्तों।
तो 35वां जो क्वेश्चन है हमारा, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों डेंसिटी को हम किससे नापते हैं। पहला आपका ऑप्शन हाइग्रोमीटर, दूसरा हाइड्रोमीटर और नेक्स्ट है तीसरा फेथोमीटर। एक है दोस्तों आपका बेंटुरीमीटर। बेंटुरीमीटर है दोस्तों, यह आपका शिफ्ट फर्स्ट में आप आरपीसी दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या बी क्वेश्चन है आपका हाइड्रोमीटर हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जो द्रव के सापेक्ष जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, उसको हम हाइड्रोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। वही पॉइंट लिखा है, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और फेदोमीटर दोस्तों समुद्र की गहराई मापी जाती है। और आर्द्रता मापी, जिसको हम दोस्तों हाइग्रोमीटर कहते हैं, ये आपका जो हाइग्रोमीटर है इसको हम आर्द्रता मापी कहते हैं। हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापी कहते हैं। इसमें दोस्तों हम आपकी आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, उसको मापते हैं। और बैरोमीटर जो होता है दोस्तों आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापा जाता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36वां दोस्तों। अगर हम 36वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका एसआई पद्धति के अनुसार दोस्तों आयाम की इकाई क्या है। आयाम की दोस्तों मैंने इकाई आपको शायद बताई हो इससे पहले वाले लेक्चर में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आयाम की जो इकाई है वो आपकी मीटर है। आयाम की अगर हम बारे में बात करें तो आयाम दोस्तों होता क्या है, आयाम अपने संतुलन की अवस्था से अधिकतम विस्थापन है, इसलिए इसे आयाम यानी कि आयाम कहते हैं। इसे दोस्तों अधिकतम विस्थापन भी कहते हैं। इसका मात्रा आपका मीटर होता है। नेक्स्ट अगर हम 37वें क्वेश्चन के बारे में बात करें, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है वोल्टमीटर, दूसरा है अमीटर, तीसरा है गीजर मूलर काउंटर और चौथा है दोस्तों स्पेक्ट्रोमीटर। विकिरण क्या होती है दोस्तों, जो रेज होती हैं उनको मापते हैं किससे हम, उसको गीजर मूलर काउंटर से मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गीजर मूलर काउंटर। अगर दोस्तों बात करें वोल्टमीटर की, वोल्टमीटर से हम दोस्तों विभवांतर को मापते हैं। और अमीटर की अगर हम बात करें तो इससे हम दोस्तों विद्युत धारा को मापते हैं। और गीगर मूलर काउंटर से हम दोस्तों गीजर मूलर काउंटर से हम विकिरण को मापते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर, अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं और गीजर मूलर काउंटर से हम विकिरण को मापते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये प्रकाश के विक्षेपण की घटना के अध्ययन करने को कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। जो दोस्तों आपका प्रकाश इधर उधर विक्षेपित हो जाता है, इस घटना को हम अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों 38वां, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेतन में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। भौतिक संकेत को दोस्तों हम भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में प्रयोग बदलने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ट्रांसड्यूसर। ये दोस्तों ट्रांसड्यूसर हो जाएगा आपका। इसके बारे में बात करें, ट्रांसड्यूसर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। यानी कि दोस्तों आपकी भौतिक ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। यानी भौतिक संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने का कार्य करता है आपका ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट 39वें क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको में याद रखना है दोस्तों। दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग करता है। आपने देखा होगा जब दांत दिखाने जाते हो तो वो दोस्तों दांतों को एकदम किस तरीके से किस दर्पण से वो दांतों को आसानी से दिखा सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपके ऑप्शन दे सकते हैं चपटा प्लेन यानी कि समतल दर्पण, यानी प्लानो कॉन्वेक्स, और आपका दोस्तों उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए दोस्तों डॉक्टर यूज करते हैं, दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं डॉक्टर। अगर हम इनकी डेफिनेशन यानी व्याख्या के बारे में बात करते हैं तो इनकी व्याख्या दोस्तों एक समतल दर्पण हो गया, एक उत्तल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, अवतल दर्पण समतल दर्पण क्या होते हैं। जैसे दोस्तों जैसे समतल दर्पण के बारे में बात करें तो समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, इसका जो समतल दर्पण जो होता है दोस्तों, इसका जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है। ये दोस्तों इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला इधर वाला। और ये दोस्तों इसका ये कलई वाला कलई कलई की किया गया आपका पृष्ठ है। ये दोस्तों ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। और परावर्तक पृष्ठ जो होता है इसका दोस्तों समतल होता है, इसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यही आपका दे रखा है प्लेन मिरर क्या होता है। जब किसी समतल सतह के किसी एक पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो उसका दूसरा जो पृष्ठ होता है परावर्तक हो जाता है, यह आपका समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण इसका दोस्तों जो आपका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो आपका समतल होता है, ये समतल है दोस्तों। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें, उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों। उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो परावर्तक जो तल होता है वो उसका भार होता है। परावर्तक जो तल होता है ये दोस्तों इसका भार होता है। और
और इसका दोस्तों परावर्तक तल बाहर होता है, बाहर बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये दोस्तों इसका कलई किया हुआ पार्ट है, और ये इसका उभरा हुआ बाहर की ओर दोस्तों इसका उभरा हुआ इसका परावर्तक तल हो गया। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, ये आपका गोली दर्पण है जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर होता है, यानी कि बाहर की ओर होता है, यानी उभरा हुआ होता है। और अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है, ये दोस्तों अंदर की ओर होता है। परावर्तक तल अंदर की ओर हो गया ये वाला दोस्तों, और आपका ये बाहर आपका कलई किया गया पृष्ठ हो गया। तो अवतल दर्पण आपका दोस्तों अंदर की ओर धसा हुआ होता है, यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, और ये बाहर की ओर उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण ये दोस्तों आपका गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन वक्र सतह या अवतल सतह पर होता है। इसे अवतल दर्पण का प्रयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट व दांतों के डॉक्टर द्वारा किया जाता है, और इससे रोगी के दांतों की छवि बड़ी दिखाई देती है। और अवतल दर्पण दर्पण में कुछ प्रकाश को अपवर्तित करते हुए दंत चिकित्सक के लिए मुंह के दृश्य को बढ़ाता है। और ये दोस्तों जो उत्तल दर्पण है, ये आपके गाड़ी जो दोस्तों ये आप देख सकते हो, जो गाड़ियों में जो लगे होते हैं वो आपको उत्तल दर्पण लगे होते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो यानी कि बड़ा एरिया आपको छोटा दिखता है, वो आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों जो लाइटें यूज होती हैं अवतल दर्पण में, गाड़ी ये आपकी दोस्तों सर्च लाइट हुई, गाड़ियों की हेड जो लाइट होती हैं उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां दोस्तों, काम करने तथा अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम क्या कहते हैं, ये आपका दोस्तों शक्ति हो जाएगा। शक्ति होगी दोस्तों तभी काम कर पाएंगे हम, तो ये आपकी शक्ति हो जाती है। ऑप्शन दोस्तों इसका सी राइट आंसर है। व्याख्या के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया भी था। इसकी व्याख्या के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया भी था, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी वस्तु में कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। किसी किसी वस्तु में कार्य करने की दर कार्य करने कार्य करने की दर को हम दोस्तों शक्ति कहते हैं। ये पॉइंट मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, वही लिखा है दोस्तों, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य कर सकता है, वो उस इकाई समय में किया गया कार्य यानी डब्लू है, और इसे टी यानी समय मान लो टी में, तो उस व्यक्ति की शक्तिमान कितना होगा, यानी कि दोस्तों टी समय में वो डब्लू कार्य करता है, तो उसकी शक्ति यानी कि पावर कितनी होगी, तो पावर जो होगी दोस्तों कार्य यानी डब्ल्यू अपॉन टी होती है। डब्ल्यू अपॉन टी होती है दोस्तों इस शक्ति यानी पावर का एसआई यूनिट जो होता है वाट होता है। और एक जो हॉर्स पावर होता है दोस्तों, एक हॉर्स पावर जो होता है वो आपका 746 वाट के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। एक हॉर्स पावर जो होता है वो आपका 746 वाट के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को दोस्तों CWT करियर विद टीचिंग को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो भी दोस्त हैं दोस्तों उनको बताएं भी कि यहाँ पर RPF जो रोजगार बेस यानी कि अंकित सर की जो एक RPF SI कांस्टेबल की बुक है, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो इसको दोस्तों आप शुरू से देखें, और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, जो भी आपके RPF का एग्जाम आएगा उस टाइम के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।